हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेट थ्योरी हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था और बेसिकली हम काम कर रहे हैं जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का पेपर है और जो हमारा सेकंड ग्रेड का पेपर है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हमने +1 +2 के लिए सेट थ्योरी का जो है कंप्लीट टॉपिक उठाया हुआ है और उसके बाद हम ग्रेजुएशन सेक्शन तक इसको लेकर के जाएंगे। सो बेसिकली सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पोर्शन हमारा फर्स्ट पोर्शन आ चुका है और सेट थ्योरी पार्ट 2 देखने से पहले आप प्लीज़ वो चैप्टर जो है सेट थ्योरी पार्ट 1 ज़रूर रिवाइज करके आए, तो उसके बाद जो है हम थोड़ा सा टॉपिक आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी पार्ट 2। सेट थ्योरी पार्ट फर्स्ट में हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट, कैसे कैसे हम सेट पर ऑपरेशंस वगैरह लगाते हैं, तो वो चीज़ें सीखी थी। अब सेट के बाद हम क्योंकि रिलेशन पर जाने वाले हैं, फंक्शन को समझने वाले हैं, तो उसके लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक से, विच इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी दो आपके सेट्स हैं, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एक तरह से इनका प्रोडक्ट ले रहे हो, इसे ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हम लेते किस टाइप से है। जैसे मान लीजिए ए आपका कोई भी सेट है, ठीक है, ए आपका मान लीजिए कोई भी सेट है 1 2 3, ठीक है। बी आपका कोई भी सेट है, लाइक मान लीजिए 2 3 4। ये मान लीजिए आपका बी सेट है, या बी सेट में आप दो ही एलिमेंट्स एक बार कंसिडर करें, अपने जो है एग्जांपल्स को थोड़ा सा इजी बना करके रखेंगे, ठीक है। सो मान लीजिए इसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स आपके, मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स है आपका, एक तो एलिमेंट है 2, एक है आपका 4 एलिमेंट है, ठीक है। चलिए, सो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर आप करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, सिंपली ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट्स लेने हैं ए एंड बी, कुछ इस टाइप से, सच दैट ए एलिमेंट आपका ए से होना चाहिए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट, ठीक है। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में सारे के सारे एलिमेंट्स को ए बी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लेना आपको, कि ए आपका ए से बिलोंग करे और बी आपका बी से बिलोंग करे। तो ऐसे जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ये सारे के सारे आपका एक सेट बनाएंगे जिसे आप बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है जी, ए क्रॉस बी। सो बेसिकली अगर आप देखें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए अगर आप ए क्रॉस बी करना चाहते हैं, तो आपको इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं, ठीक है जी, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिसके अंदर आप ए एलिमेंट तो रखें आपके सेट ए से और बी एलिमेंट आप रखें अपने सेट बी से। तो देखिए, ए से आपने 1 लिया, 1 के साथ आपने बी से 2 लिया है, ए से 1 लिया, 1 के साथ आपने बी से 4 लिया है, ठीक है। ए का आपने 2 लिया, 2 के साथ बी का भी 2 लिया है, ठीक है। ए का 2 लिया और बी का आपने 4 लिया है, ठीक है। इस टाइप से ए का आपने 3 लिया, 3 के साथ बी का आपने 2 लिया है एंड ए का आपने 3 लिया, 3 के साथ बी के आपने 4 लिया है, ठीक है। सो इस टाइप से ये जो सेट बना, ये आपका क्या हो जाएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं ए सेट के अंदर, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के अंदर m एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, अगर आपके बी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, तो अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखना चाहते हैं ए क्रॉस बी के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये आपके m इंटू एन के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने थे, 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने थे, 2 थे। अब ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ए क्रॉस बी, इसके अंदर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 एलिमेंट्स है, यानी आपने 3 इंटू 2 करके इसको फाइनली फाइंड आउट किया है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के अंदर और बी के अंदर जितने हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं सिंपली, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो जाते हैं। अगर आप सबसेट्स की बात करते हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी के भी फर्दर सबसेट्स आप बनाना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के अगर n है और अगर आप उसके सबसेट्स देखना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो 2n हो जाएगा। तो जब भी आप ए क्रॉस बी के लिए देखेंगे तो 2m इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू एन है, ठीक है। सो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सबसेट्स बनाना चाहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, तो वो आपका 2m इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। डेफिनेशन आपकी ये है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपकी सिंपल सी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ठीक है, कि अगर आप ए क्रॉस बी करना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। दो एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट आपने सेट ए से लेना है, सेकंड एलिमेंट आपने सेट बी से लेना है, ठीक है। सो यही आपका हो जाता है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके बाद हम चलेंगे हमारे रिलेशंस वाले पोर्शन पर, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसके अंदर हम बेसिकली सबसे पहले तो बात करते हैं दैट अगर आपका ए क्रॉस बी आपको 5 मिल रहा है, ठीक है, दैट मीन्स क्लियर है कि आपका ए भी 5 होगा एंड बी भी आपका 5 होगा, ठीक है। और मैंने बताया था आपको ये हमारा इम्प्लाइज होता है, लेकिन ये हमारा होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर हम इस साइड जा सकते हैं तो हम वापस से बैक भी आ सकते हैं, यानी कि अगर आपका ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 5 है तो ए क्रॉस बी आपका 5 हो सकता है। और अगर आपका ए क्रॉस 5 है, ए क्रॉस बी आपका 5 है तो ए भी 5 होगा, बी भी 5 होगा। अगर ए भी 5 है तो आपका ए क्रॉस बी 5 होगा, यानी दोनों तरफ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, इफ वन ऑफ ए, अगर ए जो है मान लीजिए वन ऑफ दोनों में से कोई भी, या तो ए आपका इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, वन ऑफ ए और बी अगर आपका इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाए, लाइक ए इनफाइनाइट हो जाए और बी आपका फाइनाइट हो जाए, ठीक है, या फिर ए आपका फाइनाइट हो लेकिन बी आपका कैसा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो उस केस में ए क्रॉस बी आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि ए और बी में से अगर एक भी आपका इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते इन चीजों पर, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट है, एक एक करके हम डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को देखते हुए जा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ये हमारी कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी ए क्रॉस बी आपका कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि आप इसमें देखेंगे इसमें ऑर्डर पेयर बनेगा आपका ए कोमा बी का, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और इसमें आपके होंगे बी कोमा ए, इस टाइप के एलिमेंट्स, तो जो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स हों कॉमन हो लेकिन इक्वल नहीं होगा कभी भी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम देखें, इफ ए क्रॉस बी, अगर आपका ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल होता भी है, इसका मीनिंग तो सीधा सीधा है कि आपका ए बी के इक्वल ही है। सेम सेट का सेम सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो ना, तभी सारे के सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब आपका ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के इक्वल है तो आपका ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अगर ए आपका बी के इक्वल्स नहीं है तो डेफिनेटली आप अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपका इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए सो ये कुछ कुछ प्यारे प्यारे से हमारे कॉन्सेप्ट थे, कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में चलें, जैसे एक और प्रॉपर्टी हमारे पास, लाइक अगर आपके पास ए यूनियन बी है, ठीक है, इसका आप, ये भी तो आपका एक सेट ही बनेगा यूनियन होने के बाद, इसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं सी के साथ तो भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी कि ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनियन, अब ये बी जो है ये भी आपका सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी के अलावा जैसे आप कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, लाइक आपने लिया ए क्रॉस प्रोडक्ट इसका बी यूनियन सी के साथ, ठीक है, तो ये आपका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, ए का पहले बी के साथ हो जाएगा फिर सी के साथ हो जाएगा, यहाँ पर सी का ए के साथ और सी का बी के साथ हो गया था, सिंबल एज इट इज रहेगा, यूनियन है तो यूनियन रहेगा, आपका इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर आप इंटरसेक्शन में कर देते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में कर देंगे तब भी आपका सेम रहेगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके इंटरसेक्शन में भी होल्ड करते हैं, ये भी आपका इंटरसेक्शन में होल्ड करेगा, ठीक है। चलिए अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास ए यूनियन बी है और इसका आपने मल्टीप्लीकेशन किया सी यूनियन डी के साथ, तो इसमें आप बेसिक सा क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है एक एक करके होगा। जैसे अब इसमें क्या हो जाएगा, पहले ए आपका सी के साथ होगा, ठीक है, ए सी के साथ होगा, ए आपका सी के साथ होगा और फिर आपका ए जो है वो डी के साथ होगा, ठीक है। या फिर हम कहें कि ए पहले सी के साथ होगा, ठीक है, और ए आपका डी के साथ होगा, ए सी के साथ हुआ और बीच में आपके पास क्या हो जाएगा, यूनियन है, ठीक है, तो यूनियन ए आपका डी के साथ हो जाएगा, फिर यूनियन बी आपका सी के साथ होगा, ठीक है, और फिर आपका बी आपका डी के साथ हो जाएगा। सो इस टाइप से आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी कि इनका जो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर इंटरसेक्शन है दोनों तरफ तब भी हो जाएगा, ठीक है, सब जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए इस टाइप से अगर हम देखें नेक्स्ट, ये आपकी 8th प्रॉपर्टी हो जाएगी इंटरसेक्शन वाली। 9th प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है, लाइक हमें दे दिया गया a माइनस बी और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है सी से, तो सिंपल सी बात है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है सीधा सीधा,
ए सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ए सी के साथ बी सी के साथ। ओके, अगर आप ए क्रॉस बी माइनस सी करना चाहते हैं तो ये भी सिंपली पहले ए बी के साथ फिर ए सी के साथ हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो आपका बेसिक सा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी बेसिकली सेम होता है जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो एलजेब्रा आप लेने हैं सेट थ्योरी में सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसकी प्रॉपर्टीज और कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्चुअल में होता क्या, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि मान लीजिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए क्रॉस बी ले रहे हैं और एक आप बी क्रॉस ले रहे हैं, बी क्रॉस ए ले रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास लॉजिक होता है कि आप वैसे बेसिकली हम जानते हैं कि अगर आपका ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाता है, ठीक है, वैसे तो ये कभी इक्वल होता ही नहीं है, बट इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, देयरफॉर डेफिनेटली हम मानते हैं कि ए आपका बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये केस होता है, इक्वल तो नहीं होता लेकिन हो सकता है कि इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स सेम हो, इसलिए कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं, ठीक है। सो कुछ एलिमेंट्स कॉमन आने की वजह से, ठीक है, ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कितने कौन से एलिमेंट्स हमारे कॉमन आ सकते हैं। इसके लिए फॉर एग्जांपल ए आपका मान लीजिए ये है आपका ए बी सी, ठीक है जी। बी आपका मान लीजिए ये आपका है ए बी डी। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स आपके कॉमन है, ठीक है, दो एलिमेंट्स आपके एक जैसे हैं। अब इसके लिए जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, या एक बार हम थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए सिर्फ दो ही एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। सो इस केस में जब आप लेंगे तो आपके पास टोटल 6 एलिमेंट्स बनेंगे। ए के साथ आपका बी आएगा, ए के साथ आपका डी आएगा, ठीक है। इसी टाइप से बी के साथ आपका बी आएगा, बी के साथ आपका डी आएगा, इसी के साथ आपका सी के साथ बी आएगा एंड सी के साथ आपका डी आएगा। ये तो हो गया आपका ए क्रॉस बी। अगर आप बी क्रॉस ए करना चाहते हैं तो पहले आप बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, यानी बी के साथ आपका ए आएगा और बी के साथ आपका बी आ जाएगा, बी के साथ आपका सी आ जाएगा, उसके बाद डी के साथ आपका ए आ जाएगा, डी के साथ आपका बी आ जाएगा, ठीक है, और डी के साथ आपका सी आ जाएगा। तो सेम एलिमेंट्स कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक एलिमेंट ये रहा आपका, ये सेम एलिमेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई और एलिमेंट आपका सेम है? बी के साथ डी नहीं, बी के साथ सी बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट आपका दोनों में कॉमन है। यानी कि अगर आप ए क्रॉस बी के अंदर और बी क्रॉस ए के अंदर कॉमन एलिमेंट देखना चाहते हैं, कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कि कितने आपके नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि आप इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बजाय सिर्फ इनमें कॉमन देख लें कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में कौन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यानी कितने आपके ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स है। तो ये सिर्फ ए की एलिमेंट कॉमन आपका बी वाला, ठीक है, सिर्फ बी एलिमेंट है, ये आपका कॉमन एलिमेंट है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका हो जाएगा 1। सिर्फ एक एलिमेंट आपका कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है कि अगर आप उनके क्रॉस प्रोडक्ट्स में दोनों तरफ के क्रॉस प्रोडक्ट्स में आप कॉमन देखना चाहते हैं तो वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स ये 1 की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, दैट मीन्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट इसका कॉमन रहेगा, ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल सा प्यारा सा आपका नोट है जो कि हमारे काफी काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करें कि आप कहें कि कोई आपका सेट ए है, कोई आपका सेट बी है, दोनों सेट्स के अंदर 99 टोटल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन एलिमेंट्स है। ये 99 ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी वजह से हमारे पूरे सेट में कुछ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर और बी क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स में कॉमन चीजें हो सकती हैं। तो वो कौन से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कॉमन आ जाएंगे दोनों के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपली कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन देख लें ए एंड बी के अंदर और उसका कर दें आप स्क्वायर, तो वो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कॉमन के इक्वल आ जाता है। तो आप ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 99 है, तो आप कर देंगे 99 का स्क्वायर, तो ये आपके हो जाएंगे, ये इतने एलिमेंट्स आपके कॉमन हो जाएंगे इनके अंदर, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपने देखा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 है हमारे, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 6 हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी दोनों के अंदर कुछ तो कॉमन है। कॉमन वाला पोर्शन जो वो 5 नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, यानी दोनों में कुछ तो कॉमन है, और हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, जो आपका
सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस, अब सबसे पहले तो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका a माइनस बी, इसका आपने यूनियन करना होता है b माइनस ए के साथ, ठीक है। अगर आप इसको वेन डायग्राम के फॉर्मेट में समझते हैं तो आपको लेना होता है एक तो ये वाला पोर्शन लेना है a माइनस बी, एक आपको b माइनस से लेना है, लेकिन इनका जो कॉमन पोर्शन है वो नहीं लेना होता, ठीक है। दैट मीन सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये a यूनियन b, यूनियन में से आपको इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देना है, ठीक है। यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा देना है, तो ये आपका सिंपली क्या हो जाता है? ये आपका सिंपली हमारा जो है सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। अब ए यूनियन बी के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखें, ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ, इसके लिए ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और एक आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है यानी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो टोटली सिमेट्रिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चल रहे हैं सारे, ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये आपका इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो ये आपके पास सिंपल सा लॉजिक बन जाता है, ठीक है। अब इस लॉजिक को हम यहाँ पर यूज करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके लिए ये कह रहे हैं कि आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फाइंड आउट करनी है। लीस्ट वैल्यू यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू के लिए जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है आपको वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज करना है इसको, ठीक है। यहाँ मिनिमाइज करना है, दैट मीन सब्ट्रैक्ट करने वाला जो पोर्शन है उसको आप मैक्सिमाइज करें। अब देखिए कोई भी आपका सेट ए है और कोई भी सेट आपका बी है, ठीक है, इन दोनों के अंदर मैक्सिमम कितनी चीजें कॉमन हो सकती है? तो हमने देखा भी था कि भाई ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मैक्सिमम क्या हो सकता है? ये हमारा इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट कॉमन कितने हो सकते हैं? हो सकता है ना कि सेट बी पूरा का पूरा ए में कंटेन कर जाए, तो यानी हाईएस्ट 6 एलिमेंट्स आपके कॉमन हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 2 इंटू 6, इसमें 6 रख देते हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है, इक्वल्स टू, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी लीस्ट नंबर ऑफ लीस्ट वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? इक्वल्स टू 1 आ जाएगी, ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल सा प्यारा सा 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ए आपका सेट है ABC, बी आपका सेट है 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, तो हम जानते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के साथ। 3 इसमें है, 3 इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे? n आपके क्या है? एलिमेंट्स है, इसका सबसेट कितने हो जाएंगे? तो ये सबसेट हो जाएंगे हमारे 2⁹9, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी ये तो आपका 8 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि 2 और 4 है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? ए क्रॉस बी में 4 इंटू 2 हमारे 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? ये तो हमें पता चल गया, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे इसके? 8 बनेंगे, सॉरी 2⁸8 बनेंगे, ठीक है। टोटल सबसेट्स तो आपके इतने बनेंगे, लेकिन ये कह रहा है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, सिर्फ 3 एलिमेंट्स हो या ज्यादा एलिमेंट्स हो? 3 हो, 4 हो सकते हैं, 5 एलिमेंट हो सकते हैं, 6 एलिमेंट हो सकते हैं, 7 एलिमेंट हो सकते हैं, 8 एलिमेंट हो सकते हैं, यानी सेट इटसेल्फ हो सकता है। 8 एलिमेंट वाला तो आपको पता है कि एक ही बनेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट लॉजिक होता है कि आपको क्या लेना है? 8C0 ले लें, सॉरी 8C3 ले लें, प्लस 8C4 ले लें, प्लस 8C5 ले लें, प्लस 8C6 ले लें, प्लस 8C7 ले लें, प्लस 8C8 ले लें, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली ये कर लें, ठीक है, कि 8 आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनमें से 3-3 के, 4-4 के, 5-5 के कितने आपके जो है सबसेट्स हो सकते हैं, तो वो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आपके पास एक और लॉजिक है, एक और आपके पास लॉजिक क्या है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि टोटल आपके पास 2⁸8 है, इसमें से आप 0 वाला घटा दें,
ठीक है, 0 वाला घटा दें, 1 वाला घटा दें, 2 वाला घटा दें, ठीक है, तो सिर्फ 3 और मोर वाले बचेंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं कि टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो 3 to 8 वाले हैं वो आपके एलिमेंट्स वाले बच जाएंगे। ठीक है, सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक है, कैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू, एक आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में एक्स वाई कुछ इस टाइप से है कि y आपका इक्वल्स टू ई टू एक्स है। ठीक है, ये आपका ए सेट है। सेकंड बी सेट ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ इस टाइप से है इस कर्व के फॉर्मेट में। जैसे आप जानते हैं कि e की पावर ए एक्स अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए कर्व क्या बनता है। देखिए जो आपका ए सेट है, ए सेट आपकी, ए सेट के अंदर आप देखें तो शेप आपकी है y इक्वल्स टू ई टू एक्स। तो y इक्वल्स टू ई टू एक्स के लिए आपके पास सिंपली ये कर्व बनता है जिसके अंदर ये हमारा पॉइंट होता है 0,1। ठीक है, ये आपका हो जाता है y इक्वल्स टू ई टू एक्स। ठीक है, अब इसमें आप इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स बनते जाएंगे। b के लिए ये तो आपका a सेट हो गया। ठीक है, b सेट के लिए अगर आप कर्व बनाते हैं, b सेट के लिए आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस टू एक्स। अब आप जानते हैं ई रेज़ टू पावर माइनस टू एक्स के लिए आपका कर्व होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है जी, और ये जो पॉइंट होता है ये आपका 0,1 होता है। ठीक है, ये आपके आ गया ई रेज़ टू पावर माइनस टू एक्स। अब इन दोनों सेट्स के अंदर ए और बी सेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट हमारा कॉमन आएगा। ठीक है, सो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे ना तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आएगा 0,1। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट कॉमन आ गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी ये एक सिंगलटन सेट बनेगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट आपका ये बनेगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए सेट आपका कुछ इस टाइप से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड बी के लिए एक्स की वो वाली वैल्यूज हैं, मतलब इसमें फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आप जानते हैं कि आपकी वैल्यूज होती है 1, -1, ठीक है, आयटा एंड माइनस आयटा, ये आपका सेट हो जाएगा बी। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक तो 1 रहेगा, एक आपका -1 रहेगा। ठीक है, ये आपका बी हो गया, सॉरी ए सेट हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए और बी के अंदर कॉमन कौन है, 1, -1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आपका कुछ ऐसा है लाइक y इक्वल्स टू 1/x, x आपका नॉट इक्वल्स टू 0, x रियल नंबर है। ओके, x, y। बी आपका कुछ इस टाइप से है कि y इक्वल्स टू -x है, x इज रियल। तो इसमें आपको a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है, यानी x और y के कुछ ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए क्या हो जाए, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए। एक बार चेक कर लेते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यूज आएंगे जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, इक्वल इन द सेंस कॉमन हो पाएंगे, कॉमन तभी होगा जब ये इक्वल होंगे। ठीक है, सो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी, तो देख लेते हैं। 1/x आपका इक्वल होना चाहिए -x के। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब जैसे आप सॉल्व करेंगे x इक्वल्स टू -1, तो ये तो भाई ये तो रियल नंबर आ नहीं रहा। ठीक है, इट इज़ नॉट रियल। ठीक है, x हमारा रियल है ही नहीं, तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपका कुछ इस टाइप से है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एक्स वाई कि आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ए आपका कोई ऐसा सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, 2 है, ओरिजिन आपका सेंटर हो जाएगा। और बी आपका कुछ ऐसा, ये आपका ए है, बी आपका एक ऐसा सर्कल है, बी आपका एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 3 है। ठीक है, इसकी रेडियस 3 है और सेंटर भी इसका 0,0 है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ए और बी में कुछ कॉमन है। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस भी है, a माइनस बी आपका 5 है, b माइनस बी आपका 5 है, a और b का कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, और a इंटरसेक्शन b करेंगे तो a के इक्वल है। अब इसके लिए देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका होता है सर्कल, ठीक है, एक तो आपका सर्कल होता है, एक आपका एक होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्क। डिस्क में भी एक होती है ओपन डिस्क और एक होती है क्लोज्ड डिस्क। ठीक है जी, सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री, इंटरनल कुछ भी नहीं होता, इंटरनल एलिमेंट्स होते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं। ओपन डिस्क होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ बीच में भी मैटर होगा। लेकिन क्लोज्ड डिस्क जो होती है उसमें न केवल बीच में बल्कि बाउंड्री पर भी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखेंगे, बी और ए के लिए, ठीक है, बी के लिए, बी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ये देखिए बी के एलिमेंट्स हैं, ये कुछ बी के एलिमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पर, अंदर कुछ भी नहीं है बी के।
और ए के कुछ एलिमेंट्स है जो कि ए की बाउंड्री पर है, ठीक है। अब देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन देखेंगे कि बी के अंदर खाली है, बी के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री एलिमेंट्स है, और ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। सो ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्क होती तो हम कहते हैं कि भाई इतना एरिया ये आपका ए वाला कॉमन है किसके अंदर, बी वाली डिस्क के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो ए में तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स है और बी में भी सिर्फ बाउंड्री पॉइंट है, अंदर तो कुछ खाली है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो ए और बी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, सर्कल के केस में। सो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी आपका इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओपन डिस्क लेते या क्लोज्ड डिस्क लेते तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा अलग हो जाता। चलिए, सो ये हमने बहुत ही अच्छे से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी देख लिया है, ठीक है जी। और इससे पहले हमने रिलेशन सॉरी जो आपका सेट थ्योरी है, तो सेट थ्योरी की ये क्लास सेकंड थी हमारी, लेकिन इससे पहले हमने सेट थ्योरी के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो देख लिया है। सो हमने जो है सेट थ्योरी में स्टार्ट किया था, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सो आप देख सकते हैं सेट थ्योरी के अंदर जो है सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन देखी, उसकी फॉर्म्स देखी, टाइप्स ऑफ सेट देखे, उसके बाद कार्डिनलिटी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे, उसके बाद हमने वेन डायग्राम से काफ़ी सारी चीज़ें देखी, एंड जस्ट आफ्टर दैट हमने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखे, ठीक है। और जस्ट आफ्टर दैट हमने सेट थ्योरी पार्ट 2 स्टार्ट किया, जिसमें हमने आज कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो है ये हमारी रहेगी रिलेशन एंड फंक्शन पर, क्योंकि आप जानते हैं कि रिलेशन बेसिकली होता क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही बेस्ड हमारा क्या रहता है, रिलेशन रहता है, ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन हमारे न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। सेट थ्योरी आपका जो है +1 +2 के लिए कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिलेशन फंक्शन होने के बाद ही हम सेट थ्योरी को कंप्लीट मानेंगे, उसके बाद हम ग्रेजुएशन वाला पोर्शन भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी, ठीक है, काफ़ी मेहनत हमारी चल रही है, सो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करें एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, अपने जो भी सजेशंस है आपको उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। थैंक यू वेरी मच।